फैंग और उसके भाई को भूख लगने पर जिसने चॉकलेट दिया था, एक्चुअली वो अपने पास चॉकलेट छुपा के रखता था। बाकी बच्चों को जब इस बारे में पता चलता है तब वो उसे मारने आते हैं। फैंग का बड़ा भाई उन्हें रोकने आता है। तब से ये तीनों एकदम सगे भाई जैसे रहने लगे थे। फैंग कभी कभी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ चला आता था। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ फैंग बस शाओ बेई को पानी गर्म करना सिखा रहा था। शाओ बेई को लिन शेन की फिक्र हो रही थी तो वो फैंग को जल्दी से बाहर ले जाती है। इसी बीच फैंग को एक ज़रूरी काम पे जाना पड़ता है। शाओ बेई जल्दी से अंदर आके लिन शेन को बाहर निकलने बोलती है, पर वो तो उसे भी अंदर खींच लेता है। फिर दोनों थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद लिन शेन जब किस करने जाता है तब शाओ बेई उसे ब्रेकअप के दिन उसने जो कहा था, मतलब उसे अकेले रहना है, तो वो उसे याद दिला देती है। पर अब वो बातें कुछ मैटर नहीं करती थी। बाद में शाओ बेई लिन शेन से उस कंपनी के कार्ड के निशान के बारे में बताती है और उन्हें समझ में आता है वो निशान फैंग की कंपनी की थी। उसके बाद लिन शेन एक एक करके सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ता है और उसे समझ में आ जाता है उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसमें ज़रूर फैंग का कोई ना कोई हाथ तो रहा ही होगा। वो शाओनिंग को फैंग पे नज़र रखने के लिए बोलता है। अगले दिन फैंग शाओ बेई और लिन शेन की ब्रेकअप की बात से बहुत खुश होता है, मानो जैसे उसे एक चांस मिल गया हो शाओ बेई की करीब जाने की। कमरे में छोड़ते वक्त वो उसे अच्छी अच्छी एडवाइस देता है, उसे कंफर्ट करने के लिए उसे हग करता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिन शेन शाओ बेई के बर्थडे के लिए फूल, केक सब लेके आता है, पर शाओ बेई नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसका बर्थडे नेक्स्ट डे पर था। मतलब उसे उसका बर्थडे तक ठीक से याद नहीं था। पर ठीक है ना, क्या ही कर सकते हैं। दोनों वाइन पीने लगते हैं। पीते पीते शाओ बेई सो ही पड़ती है। लिन शेन 12 बजे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, पर शाओ बेई तो उठती ही नहीं। फिर लिन शेन को उनकी प्यारी प्यारी मोमेंट्स याद आने लगती है। वो और शाओ बेई को डिस्टर्ब नहीं करता। उस पे चादर ओढ़ के उसके नाक पे थोड़ा सा क्रीम लगा के चुपके से चला जाता है। वो शाओ बेई को अपनी लड़ाई में घसीटना नहीं चाहता था, पर शाओ बेई तो सोने की एक्टिंग कर रही थी। लिन शेन के जाने के बाद वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। लिन शेन तो सुबह की फ्लैट से ही जा रहा था, पर शाओ बेई थोड़ी ना उसे अकेले जाने देती। लिन शेन कहता भी है कि वो उसे इन सब में लाना नहीं चाहता, पर शाओ बेई को उसके साथ रह के मुश्किलों का सामना करना था। वो उसे इस हालात में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वहाँ फैंग शाओ बेई की बर्थडे मनाने चला आता है, पर उसे पता चलता है शाओ बेई सुबह सुबह ही निकल गई थी। फिर उसके सर पे गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपने छोटे भाई से प्लान को अंजाम देने की बात करता है। इस बुके की भी उसे और कोई ज़रूरत नहीं थी। प्लेटफॉर्म उतरते ही पुलिस लिन शेन को अपने साथ लेके जाती है, पर थैंक गॉड ये बस उसका सपना था। वो लिन शेन को कस के पकड़ती है। बाद में दोनों जब एक साथ गाड़ी में उठते हैं तब शाओनिंग दोनों को साथ देख के हैरान हो जाता है। शाओनिंग ने फैंग के बैकग्राउंड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उससे ये पता चलता है कि फैंग उनके माँ बाप का इकलौता बेटा था। पर शाओ बेई कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने खुद कहा था कि वो छोटा भाई है, मतलब उसका एक बड़ा भाई भी होना चाहिए। इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर सच क्या है। वहाँ लिन शेन के ऑफिस के सामने सब हड़ताल लगाए बैठे थे। यान से कहा जाता है वो ज़रा आसपास चेक करे कोई सस्पिशियस पर्सन नज़र आती है या नहीं। केले को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। यान अकेले इनके बीच उतरती है। केले आके उसे बाहर ले जाता है और ख़ुद उनके बीच जाके बात को समझने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आते ही सब भागने लगते हैं। तभी वहाँ से एक गाड़ी को निकलते देख शाओनिंग उसका पीछा करता है। गाड़ी के अंदर जो बैठा था शाओनिंग उसका फ़ोटो लिन शेन को भेजता है। लिन शेन एक बार देखते ही पहचान जाता है वही था जो उसे मारने की कोशिश की थी, और वो जिस कार को चला रहा था वो फैंग की कंपनी की थी। तो ये बात तो कंफर्म थी कि उनका दुश्मन कौन था। लिन शेन को पुलिस के हाथों से अब एक बंदा ही बचा सकता था, पर ये तो कोमा में था। जब तक उसे होश नहीं आते तब तक शाओ बेई उसे होश में लाने की हर संभव कोशिश करने की ठान ली थी।
पर उसकी पत्नी को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो उन्हें अपने पति की इस हालत के लिए दोषी मानती थी, पर फिर भी शाओबेई अपना ड्यूटी निभाती जाती है। अगले दिन फैंग के बुलाने पे शाओबेई उससे मिलने आती है। वो उसे बर्थडे गिफ्ट देने आया था। शाओबेई उसके मुंह से बड़ा भाई वाला बात सुनना चाहती है, पर फैंग कहता है वो इकलौता बेटा है उनके माँ बाप का, उसने शायद गलत सुना होगा। बाद में शाओबेई बहुत ध्यान से अपना चेहरा देखने के बहाने फैंग के हाथों की काफ का पिक्चर ले लेती है। वो पिक्चर जब यान लू को दिखाती है तब वो कहती है उसे एक दुकान के बारे में पता है। यान लू शाओबेई को उस दुकान पे ले आती है। दुकान के ओनर फैंग के काफ को देख के कहते हैं इस डिज़ाइन का कफ बहुत पुरानी थी और बस एक उनके दुकान में ही ये मिलती है। वो कस्टमर्स की लिस्ट दिखाते हैं, वहाँ फैंग के बड़े भाई का नाम लिखा था। बाद में शाओबेई जब लिनशेन से कहती है कि हो सकता है यही वो आदमी है जो ये सब कर रहा है, तब लिनशेन कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगले दिन दोनों फैंग के अनाथ आश्रम चले आते हैं। वहाँ का इंचार्ज उन्हें उनके कमरे में ले आते हैं। उन्हीं से पता चलता है फैंग के साथ उस आदमी का क्या रिश्ता था। शाओबेई उनके साथ उस बच्चे को भी देखती है। इंचार्ज को ठीक से कुछ याद नहीं था, पर उन तीनों के बीच कब से इतनी गहरी दोस्ती हुई थी वो बताते हैं। उस बच्चे के हाथ में चोट भी लगी थी उस दिन। लिनशेन फैंग के दोस्त का हाथ नोटिस किया था तो वो इंचार्ज से पूछता है क्या इस हाथ में उसको चोट लगी थी। वो हाँ कहते हैं। बाद में ये दोनों फिर से डिस्कस करने बैठते हैं। दरअसल फैंग से पहले उसके एडॉप्टेड मॉम डैड को उसका बड़ा भाई पसंद आया था, पर उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए मौका कर दिया था अच्छी ज़िंदगी गुजारने की। फिर फैंग अपनी कंपनी में गड़बड़ घोटाला करने लगा था। उसी कंपनी के डायरेक्टर उसके बारे में जानने के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा था। वहाँ फैंग के 10 साल की कोशिश के बाद वो अपने बड़े भाई से मिला था। अब उसके प्रॉब्लम के बारे में जान के वो भला कैसे चुप बैठता, तो वो अपने भाई के लिए फैंग की कंपनी के डायरेक्टर को मार डालता है, जिस वजह से उसे जेल हो जाती है और वही उसकी मौत भी हो जाती है। पर फैंग इन सब की जिम्मेदार लिनशेन को मानता था क्योंकि वो डायरेक्टर उसका पेशेंट था और लिनशेन ने फैंग के बड़े भाई के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की थी, गवाही दी थी। अगले दिन लिनशेन फैंग से मिलने आता है। वो बस फैंग को छोटी सी वार्निंग देने आया था। फिर तो बात करते करते दोनों ही एक दूसरे को धमकी देने लगते हैं। वह इस बंदे को होश आ गया था, पर वो अपनी याददाश्त खो चुका था। उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा गुस्सा थी इन दोनों पे कि उनके मुंह पे दरवाज़ा दे देती है। घर आके शाओबेई को याद आती है उस बंदे की नाक बड़ी तेज़ चलती है, उसे स्मेल बहुत अच्छे से याद रहती है। तो शाओबेई उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए इसी थेरेपी को यूज़ करने की बात करती है। इतनी अच्छी आइडिया के बारे में सोचने के लिए उसे लिनशेन से गिफ्ट तो मिलना ही था। अगले दिन शाओबेई फिर से हॉस्पिटल चली आती है। उस बंदे की पत्नी फिर से उसे बातें सुनाती है, पर वो तो अपना काम करके ही जाती। शाओबेई उस बंदे को उसका जाना पहचाना किसी चीज़ की खुशबू सूंघाती है। सच में इसका असर भी होता है तो उसकी पत्नी शाओबेई की बातों का भरोसा करना चाहती है। फिर तो लिनशेन भी उन्हें समझाने चला आता है। प्लान के मुताबिक लिनशेन अगरबत्तियों की दुकान पे जाता है जहाँ पे लगभग सभी टाइप के अगरबत्ती हुआ करती थी। उसने फैंग के ऑफिस में जैसा स्मेल पाया था, सारी अगरबत्ती चेक करते वक्त उसमें से एक उसको वैसी ही लगती है। तो उस बंदे के पास उस अगरबत्ती को जला के रखा गया था और सच में ये प्लान काम कर जाता है। उस बंदे की याददाश्त वापस आ जाती है। फिर लिनशेन उससे मिलने आता है। लिनशेन उसे समझाता है कि फैंग ने किस तरह से उसे फंसाया था। उसने पहले ही उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया था। उसे उसके फैमिली के बारे में सब पता है। वो उसके परिवार के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये उसे नहीं पता, तो क्या वो इसके बाद भी चुप रहेगा? इतने समझाने के बाद वो बंदा पुलिस को अपनी स्टेटमेंट देता है। वो कहता है फैंग ने ही उसको बोला था लिनशेन को फंसाने के लिए। वहाँ फैंग शाओबेई से मिलने आता है। वो उसे अलग से बात करने यहाँ लेके आता है।
फैंग का भांडा अब फूट चुका था, तो उसे तो अब भागना ही पड़ता। तो वो शाओबेई से कहता है वो यहाँ से जा रहा है, इसीलिए आखिरी बार वो उससे मिलना चाहता था। फैंग शाओबेई से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। शाओबेई हिम्मत के साथ कहती है हाँ, उसकी परिवार, उसके दोस्त और लिनशन को। वहाँ पुलिस फैंग को हर जगह ढूंढ रही थी। जाने से पहले फैंग शाओबेई को एक गिफ्ट देता है, पर उसके जाने के बाद वो उसे खोल के देखने को बोलता है। बाद में शाओबेई को फैंग का दोस्त किडनैप कर ले जाता है। लिनशन शाओबेई को फ़ोन पे नहीं पा रहा था, तो वो उससे मिलने चला आता है। शाओबेई का फ़ोन आसपास ही बज रहा था। लिनशन को उसका फ़ोन झाड़ियों के पास मिलता है। लिनशन जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चेक करने आता है। उसे फिर से वो गाड़ी दिखने को मिलती है। पुलिस जल्दी से गाड़ी का नंबर प्लेट जांच करने को बोलते हैं। वह फैंग को पता चलता है उसका दोस्त शाओबेई को भी इन सब में इन्वॉल्व किया है। वो उसे किडनैप करके कहीं ले जा रहा था, पर फैंग की दुश्मनी बस लिनशन से थी। शाओबेई से तो वो प्यार करता था। वो अपने दोस्त को बार बार समझाने की कोशिश करता है शाओबेई को छोड़ देने के लिए, पर वो तो उससे भी ज़्यादा पागल था। उसने लिनशन के मॉम को मारने की कोशिश की थी, पर बीच में शाओबेई आके सब गड़बड़ कर दिया था। इसीलिए वो शाओबेई को सबक सिखाना चाहता था। फैंग बहुत बेचैन हो पड़ता है। वहाँ पुलिस के पास खबर आती है उस गाड़ी का नंबर प्लेट नकली था, तो उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल था। तभी लिनशन के पास शाओबेई के किडनैपिंग का मैसेज आता है। फैंग का दोस्त उसे पुलिस को बताने से मना करता है और उसके बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बोलता है। लिनशन भी चुपचाप उसकी बात को फॉलो करने लगता है, पर पुलिस भी उसके पीछे ही थी। फैंग का दोस्त उसके लिए एक जगह पे गाड़ी की चाबी रखी थी और उस गाड़ी में कपड़े जूते भी। फिर उसके बताए हुए लोकेशन पे वो पहुंच जाता है, पर यहाँ उसे मारने के लिए फैंग इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे फैंग लिनशन को मारने लगता है और वह फैंग का दोस्त शाओबेई को। लिनशन फैंग को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी वजह से ही उसके बड़े भाई की जान चली गई थी, कोई और नहीं बल्कि वही जिम्मेदार था। फैंग को लिनशन पे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। पुलिस ने लिनशन को एक डिवाइस दी थी जिसको उसने मौका देख के फैंग के आदमी के पॉकेट में रख दिया था। फिर पुलिस उसे ही पकड़ती है। वह शाओबेई को होश आता है तो फैंग का दोस्त उसे मारने लगता है। फैंग भी लिनशन को चाकू मारता है। फिर उसके दोस्त का कॉल आता है और उस पार से शाओबेई चीखने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के फैंग बेचैन हो पड़ता है। वो शाओबेई को छोड़ देने के लिए बोलता है, पर वो थोड़ी ना सुनने वाला था। ऐसे में लिनशन फैंग पे वार करता है। फिर फैंग लिनशन की चोट पे दर्द देने लगता है और वह फैंग का दोस्त शाओबेई को गाड़ी में बंद करके गाड़ी को पानी में छोड़ देता है। फैंग लिनशन पे पेट्रोल डालते डालते ही पुलिस आ जाती है। वो लाइटर जलाता है और पुलिस उसकी तरफ बंदूक रखते हैं। वो भी लाइटर नीचे गिराता है और पुलिस भी उसके सर की तरफ बंदूक चलाती है। लिनशन जल्दी से उठ के नीचे पानी में गिरने के लिए कूदता है और फैंग जिंदगी भर के लिए ज़मीन पे गिर पड़ता है। वहाँ शाओबेई को बचाने भी पुलिस चली आती है। लिनशन को हॉस्पिटल लाया जाता है। होश आते ही वो अपने सामने शाओबेई को देखता है और उसे शुरू से लेके अभी तक की सारी बातें याद आने लगती है। फिर दोनों ही एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पुलिस को फैंग के बड़े भाई के पास से जैसी किताब मिली थी, वैसी ही एक किताब उन्हें फैंग के पास से भी मिली थी, तो वो इन दोनों को देखने देते हैं। फैंग के बड़े भाई ने उसके लिए लिख के गए थे कि वो अपनी ज़िंदगी नए से शुरू करे, खुश रहे और उसके बारे में ना सोचे। पर फैंग को ये चिट्ठी ना मिलने पे शाओबेई को बुरा लग रहा था। फैंग शाओबेई के लिए जो गिफ्ट दिया था उसमें वो अपनी बचपन की तरह कागज़ का प्लेन बना के रखा था, जिसमें वो अपनी दिल की बात लिखी थी और कुछ कोड लैंग्वेज जो उसे किताब के अंदर से ढूंढना था। सब मिला के शाओबेई देखती है फैंग ने उसे आई लव यू कहा था। देखते ही देखते 1 साल बीत जाती है। शाओ निंग यान लू को प्रपोज करने के लिए रिंग लेने आया था। वहाँ ये दोनों भी हंसते खेलते अपनी दिन गुजार रहे थे। ऐसे में शाओबेई के पास एक मैसेज आता है। उसने लंदन में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था जो कि अप्रूव हुई थी, पर वो लिनशन का मूड ऑफ करना नहीं चाहती थी, इसीलिए तभी के लिए उस बारे में बात नहीं करती। फिर से उसके साथ खेलने बैठ जाती है।
अगले दिन शाओनिंग यान लू को लेके मूवी देखने आया था। वहीं पे एक बंदा एक लड़की को प्रपोज करता है पर वो रिजेक्ट कर देती है। शाओनिंग यान लू से पूछता है क्या वो भी उसे रिजेक्ट कर देगी अगर वो उसे प्रपोज करेगा तो। यान लू शर्मा के मुस्कुराती है। शाओनिंग उस बंदे के पास जाना चाहता है उसे कंफर्ट करने, फिर उसके दिया हुआ बुके लेके चला आता है। तभी स्क्रीन पे यान लू की कॉमिक्स चलने लगती है। यान लू पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर उसे समझ में आता है ये सब शाओनिंग का प्लान था। उसका तो और भी कुछ प्लान था। वो यान लू का हाथ पकड़ के सामने ले जाता है और घुटने गिर के शादी के लिए प्रपोज करता है। वहाँ पे सभी मौजूद थे। सब मिला के यान लू के लिए ये एक मैजिकल मोमेंट थी। सारी यादों को फिर से याद करके यान लू हाँ कहती है। फिर शाओनिंग उसे अपनी बाहों में उठा के झूमने लगता है, फिर किस भी करता है। सभी उनके लिए बहुत खुश थे। यान और केले को भी अपनी बात याद आती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिनशन शाओबेई से पूछता है कि आखिर वो अपनी लंदन जाने वाली बात कब बताएगी उसे। शाओबेई तो चौंक जाती है। दरअसल लिनशन के लैपटॉप पे भी शाओबेई की यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आया था। शाओबेई बेकार में ही डर रही थी। लिनशन तो उसे फुल सपोर्ट करता था। शाओबेई तो अभी से उसे मिस करने लगी थी। इन 3 महीनों में लिनशन काफ़ी बदल चुका था, मतलब बहुत नर्म हो गया था। शाओबेई भी अपनी पढ़ाई में बिजी थी। उससे ज़्यादा तो लिनशन उसे मिस करता था। उसके बिना तो वो रह ही नहीं पा रहा था, इसीलिए खुद ही उसे सरप्राइज़ देने चला आता है। शाओबेई को सच में बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है। फिर सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। सभी के अंदर एक सपनों का बगीचा होता है जिसे वो बहुत प्यार से सजाते हैं। इसी के साथ हमारी ये वाली कहानी भी ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते हैं नए ड्रामा में। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखना और सबका ख्याल रखना।